हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशु छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी इनकम टैक्स की सीरीज़ चल रही है। हम लगातार एमसीक्यू कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट में, या जो लोग यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आज भी अपन 25 क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है, किराए पर उठे हुए मकानों के निर्माण हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज की अधिकतम कटौती की सीमा है। देखिए, हाउस प्रॉपर्टी में आप तीन फिगर याद रख लीजिए, 2 लाख रुपए, 30,000 रुपए और विद नो लिमिट। तो अगर आपने प्रॉपर्टी को किराए पे दे रखा है, अगर आपने प्रॉपर्टी को किराए पे उठा रखा है, तो फिर आप कमाएंगे उससे और जितना भी ब्याज चुकाएंगे उसकी पूरी कटौती मिलेगी। उस पर कोई 2 लाख की या 30,000 की कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं। इसका आंसर डी होगा। लेकिन कब? जब प्रॉपर्टी को आपने किराए पे उठाया हुआ हो, ठीक है, और उससे आपको इनकम हो रही हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कर की गणना करने के लिए कृषि आय को कुल आय में शामिल किया जाता है। तो हमें पता है कि एग्रीकल्चर इनकम को कभी कभी टोटल इनकम आने के बाद जोड़ा जाता है। किसके लिए? इंडिविजुअल के लिए, फर्म के लिए, कंपनी के लिए, या सभी के लिए। तो ऐसा एडजस्टमेंट इंडिविजुअल में होता है। ऐसा एडजस्टमेंट केवल इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियरी पर्सन में होता है। ये सारे नियम आगे लिखे हुए हैं। इसकी पीडीएफ आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाय द वे, वहाँ से आपको नहीं मिल पाती तो आप हमें व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं। इस पूरी पीपीटी को हम पीडीएफ में कन्वर्ट कर देंगे और आपको मिल जाएगी वो। तो मैं बता देता हूँ, ये जो एग्रीकल्चर इनकम का एडजस्टमेंट होता है वो इंडिविजुअल के लिए होता है, एचयूएफ, एओपी, बीओआई एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए होता है। दो कंडीशन इसमें पूरी होनी चाहिए। उस जिसमें आप ऐड कर रहे हो उसकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा होनी चाहिए, और दूसरी बात, एग्रीकल्चर इनकम खुद अपने आप में 5,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है, कर मुक्त आय है घरेलू कंपनी आप भी समझ लीजिए, इंडियन कंपनी कह लीजिए, इंडियन कंपनी या जिसने डिविडेंड पेमेंट का मैनेजमेंट इंडिया में कर रखा है। तो जो डोमेस्टिक कंपनी से अगर आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो ये टैक्सेबल है। डोमेस्टिक कंपनी से अगर आपको जो डिविडेंड मिलेगा अब वो भी टैक्सेबल है। पहले कभी ऐसा होता था, बहुत पहले तो डिविडेंड एग्जेम्प्ट हुआ करता था, फिर नियम आया कि 10 लाख तक एग्जेम्प्ट होगा, उसके बाद का हिस्सा टैक्सेबल होगा। अब ये नियम है कि डिविडेंड आपको जो मिलेगा वो टैक्सेबल होगा, और अगर आपको डिविडेंड फॉरेन कंपनी से मिलेगा तो वो तो हमेशा से ही टैक्सेबल था। तो नन ऑफ द अबव, अपन कर मुक्त आय, इनमें से कौन सी आय कर मुक्त है? कोई सी भी आय कर मुक्त नहीं है। तो बिल्कुल इसका आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सारी इनकम टैक्सेबल नेचर की है, कोई भी इनकम एग्जेम्प्ट नेचर की नहीं है। अगर आप पुराने रूल पढ़े हुए होते तो शायद आप बी लगा देते। अगला क्वेश्चन कहता है, एक भारतीय नागरिक जो गत वर्ष में रोजगार हेतु विदेश जाता है, निवासी सिद्ध होने के लिए उसे भारत में कम से कम कितने दिन ठहरना होगा यदि उसकी आय 15 लाख से अधिक नहीं है? देखिए, बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति रोजगार हेतु जाता है तो फिर उसे 182 डेज की कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति रोजगार के लिए विदेश में जाता है तो वो निवासी तभी माना जाएगा जब भारत छोड़ने से पहले उसने 182 दिन भारत में स्टे किया हो। ठीक है, तो इसका आंसर ए आएगा, 182 डेज आएगा। बाकी भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है, वेतन में शामिल है। जब हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो सैलरी वर्ड में इंक्लूड है वेजेस। ऑब्वियस सी बात है, जब आपका अग्रीमेंट होगा उसके साथ आप तय करोगे तो आपका एक रेम्यूनरेशन या वेजेस तय होगा, तो वेजेस उसके अंदर इंक्लूड है। पेंशन जो मिलती है व्यक्ति को वो भी सैलरी वर्ड में इंक्लूड है, उसे रिटायरमेंट बेनिफिट कहा जाता है। अगर आपको टर्नओवर या सेल्स पे कमीशन मिलता है तो वो भी आपका पार्ट ऑफ सैलरी है। तो ऑल ऑफ दीज, यस, इसका आंसर ऑल ऑफ दीज आएगा। मैं आपको एक बार फिर भी बताता हूँ इसमें कौन कौन से वर्ड इंक्लूड है। वेजेस, अगर आपको कोई एन्युटी या पेंशन मिलती है वो, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी के स्थान पे कुछ प्रॉफिट्स मिलते हैं वो, ग्रेचुटी, फीस, कमीशन, परक्विजिट्स मतलब अनुलाभ होते हैं। एक होता है अलाउंसेस आपको कैश मिलते हैं। परक्विजिट्स यानी सुविधाएं मिलती है, जैसे मकान की सुविधा, कार की सुविधा, मेडिकल की सुविधा। एडवांस सैलरी का पार्ट मानी जाती है। लीव इनकैशमेंट, छुट्टियों के बदले जो आप पैसा उठाते हैं वो। आपके प्रोविडेंट फंड में एक निश्चित राशि से ज़्यादा पैसा जमा होता है अगर आपका एम्प्लॉयर 12% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, और आपको जो ब्याज मिलता है अगर वो 8.25% से ज़्यादा मिलता है तो वो टैक्सेबल होता है। इसी तरह से एनपीएस के अंदर जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है वो आपकी इनकम यानी आपकी सैलरी माना जाता है। स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने पर क्षतिपूर्ति की अधिकतम करमुक्त राशि कितनी है?
मान लीजिए किसी व्यक्ति ने वीआरएस ले लिया, मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, यानी उसकी सर्विस बची हुई थी पर उसने उस बची हुई सर्विस को ना करके उसने रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है, तो उसे कॉम्पनसेशन मिलेगा। तो क्या वो कॉम्पनसेशन टैक्सेबल होगा? यस, वो टैक्सेबल होगा, लेकिन उसमें एक एग्जेम्पशन है, 5 लाख रुपए तक की राशि कर मुक्त होती है। तो 5 लाख रुपया इसका आंसर होगा। इसकी मॉनेटरी लिमिट आपको याद रखनी है, ठीक है। वैसे मतलब 5 लाख की ही मिल जाएगी ऐसा नहीं है, उसमें ये देखा जाता है कि आपको कितना वीआरएस पे अमाउंट मिला, वो ये देखा जाएगा कि आपने कितने साल की सर्विस की। उसे जैसे मान लीजिए आपकी 16 साल की सर्विस हुई, उसे 3 से मल्टीप्लाई कराया जाएगा। और मान लीजिए एंड में आप क्या ड्रॉ कर रहे थे, सपोज करो लास्ट में जाते जाते आप 40,000 रुपये ड्रॉ कर रहे थे, ठीक है। ये भी मान लेते हैं कि आपने 3 साल की सर्विस आपकी बाकी थी, यानी आपकी 36 महीने की सर्विस बाकी थी, ठीक है। और एक 5 लाख का फिगर तो है ही है, तो आपको इन चारों अमाउंटों में से जो छोटा अमाउंट है उतने अमाउंट का एग्जेम्पशन मिलेगा, बाकी का अमाउंट टैक्सेबल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नए प्लांट पर एडिशनल डेप्रिसिएशन की रेट है। देखिए आप प्लांट परचेज करते हैं तो 15% की रेट से डेप्रिसिएशन मिलता है, पर नया प्लांट परचेज करने में 15% के अलावा 20% एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन मिलता है। तो इसका आंसर आपको डी याद रखना है, 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन होता है। इसकी कुछ कंडीशंस हैं। पहली बात है, उसी एसएससी को एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा जो मैन्युफैक्चरिंग या जनरेशन में लगा हुआ हो। उसके बाद उसने जो प्लांट खरीदा हो वो नया होना चाहिए, सेकेंड हैंड नहीं होना चाहिए। तीसरी बात की रेट जो मिलेगी वो 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट वैल्यू देखी जाएगी। हालांकि जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल के बैकवर्ड एरिया है, वहाँ अगर किसी ने प्लांट एंड मशीन खरीदा तो उनको मोटिवेट करने के लिए वहाँ 35% एडिशनल डेप्रिसिएशन होता है। और अगर आप इसे 180 दिन से कम यूज़ करोगे तो 20% का आधा हो जाएगा, 10% की रेट हो जाएगी। इसकी कटौती आपको तब भी मिलेगी जब आपका ब्लॉक नेगेटिव हो चुका हो या नील हो चुका हो, तो भी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और जिस साल आप परचेज करोगे और पुट टू यूज़ करोगे आपको फर्स्ट ईयर में ही इसकी कटौती मिलेगी, बाद में इसकी कटौती नहीं मिलेगी। और इसे भी ब्लॉक ऑफ एसेट्स में घटाया जाएगा। एसटीसीजी की कैलकुलेशन करते समय इसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। और जो पावर सेक्टर कंपनीज़ हैं जिन्होंने स्ट्रेट लाइन मेथड ले रखा है उनको एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। वेल, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मद धारा 80D के अंतर्गत आती है? तो आपको पता होना चाहिए 80D क्या होता है। तो अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस, जिसे मेडिकल इंश्योरेंस भी कहते हैं, उसके लिए प्रीमियम चुकाते हो तो आपको 80D का बेनिफिट मिलता है। वेल, अगर हायर एजुकेशन के लिए लोन लेते हो, उस लोन की वापसी पे कोई कटौती नहीं होती। हाँ, अगर आप हायर एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट चुकाते हो तो आपको 80E का बेनिफिट मिलता है। और अगर आप डिपेंडेंट डिसेबल के ऊपर पैसा खर्च करते हो तो आपको 80DD का बेनिफिट मिलता है। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा था 80D कब मिलेगा, तो जब अपन हेल्थ इंश्योरेंस चुकाते हैं तो 80D का बेनिफिट मिलता है। तो सी इसका आंसर होगा। वेल, 80D में आपको 25,000 की कटौती मिल सकती है अगर आप केवल खुद की फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो 25,000 तक की। वेल, आपको 50,000 तक का बेनिफिट मिल सकता है अगर आप खुद के अलावा अपने पेरेंट्स का भी हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हो। 75,000 तक का भी बेनिफिट मिल सकता है अगर आपके पेरेंट्स में से कोई पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, यानी 60 साल की उम्र पूरा कर चुका है। और अगर आपकी उम्र भी हो चुकी है 60 से ज़्यादा और आपके पेरेंट्स की ऑब्वियस सी बात है फिर 60 से ज़्यादा ही होगी, तो आपको 1 लाख रुपए तक का बेनिफिट 80D में मिल सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाती है। तो पॉपुलर टर्म जो कही जाती है TDS, कई बार बेसिक चीज़ हमें नहीं पता होती, खैर आपको तो पता है कि TDS कौन काटता है। तो TDS काटता है जो पेमेंट करता है वो काटता है। तो जैसे सपोज करो ये एक व्यक्ति है और एक ये व्यक्ति है, ठीक है। इस व्यक्ति ने मान लीजिए 1 लाख रुपए की लॉटरी जीती, इस व्यक्ति ने 1 लाख रुपए की लॉटरी जीती और ये व्यक्ति, ये जो बड़े वाला व्यक्ति है, ये भुगतान करेगा। तो क्या करेगा ये 1 लाख में से 30,000 रुपये काट के 70,000 रुपये का भुगतान करेगा। तो जो भुगतान करता है, भुगतान करने वाला है, वो भुगतान करते समय पैसे काट देगा और इसको 70,000 रुपये देगा और 30,000 रुपये वो गवर्नमेंट को जमा कराएगा, क्योंकि इसे तो 1 लाख रुपये देने ही हैं। तो इसकी तो केवल जिम्मेदारी बढ़ गई। वो क्या करेगा, और ये TDS का प्रोविज़न डाला क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति हो सकता है कि इस आय पे टैक्स ना चुकाता, इस आय को वो दबा लेता, छुपा लेता, बताना भूल जाता या जानबूझ के नहीं बताता। तो इसलिए उसका मौका ही नहीं दिया। जहाँ पे आय उत्पन्न हुई उसको बोलते हैं स्रोत, उस स्रोत पर ही जहाँ उद्गम था वहीं पे कर की कटौती हो गई। तो ये कटौती कौन करता है? हमेशा जो भी पेमेंट कर रहा है वो,
ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो इसका आंसर भुगतानकर्ता द्वारा आएगा, पर्सन मेकिंग पेमेंट डिडक्ट्स TDS। वेल, अगला क्वेश्चन है, स्वयं कर निर्धारण की धारा है। हमारे इंडिया में मोस्टली लोग सेल्फ असेसमेंट ही करते हैं, ठीक है, खुद से ही अपनी इनकम निकालते हैं। मतलब मैं खुद ही अपनी आय निकालूंगा कि मेरी आय इतनी है, और फिर जो भी ड्यू डेट्स है उसके विदिन मैं अपना ITR फाइल करूंगा। तो इसकी सेक्शन है 140A, सेल्फ असेसमेंट का सेक्शन है 140A। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेल्फ असेसमेंट का तो बता ही दिया 140A, इंटीमेशन के लिए 143(1) है, स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए 143(3) है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जिसमें सामने वाला आता ही नहीं है उसके लिए 144 है, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के लिए 147 है, और असेसमेंट इन केस ऑफ सर्च के लिए 153A है। मैंने हमेशा कहा है कि आपको साथ साथ के नियम भी और याद करने हैं। स्टूडेंट, अगर आपको हमारी ये MCQ क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने 2000 से भी ज़्यादा MCQ का एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया है। उस MCQ क्वेश्चन बैंक के कुछ फीचर्स मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि ये करंट असेसमेंट ईयर के मुताबिक हैं। हम हर साल हमारा इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक अपडेट किया करते हैं, तो आपको अपडेटेड MCQ मिलेंगे। दूसरी बात, साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिला करेंगे। साथ ही साथ हमने 50 सैम्पल पेपर भी दिए हैं ताकि आप देख सकें कि आपने कितनी तैयारी की है और तैयारी का लेवल कैसा है। साथ ही साथ 50 वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे ताकि क्वेश्चनों को अप्रोच कैसे करना है वो अप्रोच आपको सीखने को मिले। ये सारे के सारे क्वेश्चन हिंदी में और साथ ही साथ अंग्रेज़ी में भी हैं ताकि किसी भी मीडियम के स्टूडेंट्स को कर सकें। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और UGC नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक आपके लिए रामबाण साबित होगा। आप फ़ोन पे भी इसे एक्सेस कर सकते हैं और अगर आप कंप्यूटर या अपने लैपटॉप पे भी इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये 2000 MCQ का क्वेश्चन बैंक हमारे ऐप पे अवेलेबल है, ज़रूर देखिएगा, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी ऑफ द नेचर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 80U इज़। वेल, जनरली रूल क्या है कि अगर कोई माइनर बच्चा है, अवयस्क बच्चा है, तो उसकी इनकम माता या पिता की आय में जुड़ी जाएगी। लेकिन अगर बच्चा ऐसा है जो किसी डिसेबिलिटी से सफ़र करता है, उस बच्चे को कोई तकलीफ़ है और वो तकलीफ़ किसी ऐसी बीमारी से है जो 80U में वर्णित बीमारी है, ठीक है, 80U में भी विकलांगता वगैरह बताई गई है और उसके अंदर कुछ डिजीज़ को नोटिफाई किया गया है। अगर बच्चे को वो बीमारी है तो ऐसे माइनर चाइल्ड की इनकम की क्लबिंग नहीं होगी। ऐसे बच्चे की इनकम उस बच्चे की ही मानी जाएगी। तो उस बच्चे की इनकम मानी जाएगी। हाँ, ये आंसर सही है। बी कहता था कि नहीं, उस बच्चे की इनकम को मम्मी या पापा में जोड़ा जाएगा जिसकी आय ज़्यादा है। वैसे जनरल रूल है पर नाबालिग बच्चे के मामले में, हैंडीकैप बच्चे के मामले में लागू नहीं होता। ये कह रहा है कि ऐसी इनकम पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होगी, एग्जेम्प्ट नहीं होगी, उस बच्चे के हाथों में टैक्सेबल होगी और फादर के साथ जोड़ी जाएगी, ऐसा भी नहीं है। तो इसका आंसर ए रहने वाला है, ठीक है। तो एक्सेप्शंस भी आपको याद रखना है, मेन रूल भी याद रखना है, एक्सेप्शन भी आपको याद रखना है, एडिशनल बातें भी लिखी हुई है, आप देख लीजिएगा। वेल, इनकम अराइजिंग टू अ माइनर मैरिड डॉटर। अब ये थोड़ा सा दुविधाजनक क्वेश्चन है कि मान लीजिए एक लड़की है जो कि मान लीजिए 17 साल की है, लेकिन कई जगह होता है कि छोटी एज में भी या बालिग होने से पहले भी शादी कर दी जाती है। तो उसकी मान लीजिए 17 साल की उम्र में शादी कर दी गई, तो अब इसकी इनकम का क्या होगा? इस लड़की की खुद की होगी, ठीक है, या इस लड़की के हस्बैंड की होगी, या इस लड़की के माता पिता की होगी? तो देखिए, माता पिता की ही मानी जाएगी, यानी इस केस में इसकी शादी हो गई है, बस एक एडिशनल फैक्टर है, लेकिन इससे टैक्सेबिलिटी में चेंज नहीं होगा। अगर कोई माइनर बच्चा है, कोई माइनर चाइल्ड है, तो नियम क्या है कि उसकी इनकम माता या पिता में जोड़ी जाएगी, दोनों में, उन दोनों में से जिसकी आय ज़्यादा हो। तो बिल्कुल यहाँ पे इसका आंसर बी ही रहेगा। इसके स्टेटस, इसका मैरिटल स्टेटस चेंज होने की वजह से उस रूल में कोई चेंजिंग नहीं होगी, ना तो उस लड़की में खुद में, ना उसके हस्बैंड में, कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, माता पिता में ही जाएगा, माता या पिता में जिसकी आय ज़्यादा हो। वेल, अगला क्वेश्चन कहता है जहाँ संयुक्त हिंदू परिवार के एक सदस्य ने संयुक्त परिवार की संपत्ति में बिना प्रतिफल के अपनी स्वयं अर्जित संपत्ति को परिवर्तित या स्थानांतरित कर दिया, वहाँ से उत्पन्न आया है। सपोज कीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, और ये एक HUF का मेंबर है, ठीक है, इसने कोई मान लीजिए मकान खरीदा और वो मकान इसने HUF को गिफ्ट कर दिया। तो ये व्यक्ति, शायद ये मेंबर को M बोल देते हैं, ये मेंबर शायद ये सोचता है कि अगर मैं बिल्डिंग को HUF में कन्वर्ट कर दूंगा, HUF को दे दूंगा, तो इससे जो इनकम होगी वो HUF की इनकम मानी जाएगी। ऐसा पहले होता था,
लेकिन अब ऐसा नहीं होता, इस इनकम को ट्रांसफ़र करने वाले मेंबर की मानी जाएगी। ठीक है, तो जो हस्तांतरण करता सदस्य है उसकी इनकम में इसे टैक्सेबल किया जाएगा। अब वैसे चारों ऑप्शन देख लीजिएगा। बाकी का ऑप्शन ये था कि एचयूएफ के हाथों में टैक्सेबल होगी, कर्ता के हाथों में टैक्सेबल होगी, एग्जेम्प्ट होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। 1969 के बाद 31 दिसंबर 1969 के बाद अगर कोई मेंबर अपनी प्रॉपर्टी एचयूएफ की प्रॉपर्टी में मिला भी देता है तो उस प्रॉपर्टी से जो इनकम जनरेट होगी वो उस ट्रांसफरर मेंबर की मानी जाएगी। वेल, अगला क्वेश्चन कहता है धारा 1032 के तहत जहां नाबालिग की आय को माता पिता की आय के साथ मिला दिया जाता है वहां अधिकतम कितनी छूट उपलब्ध होती है। तो देखिए, ये हमें पता है कि माइनर की इनकम को मदर या फादर में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, मैं इसको आपको पहले अगली स्लाइड में बताता हूँ। ठीक है, माइनर की इनकम को मदर या फादर में जोड़ दिया जाता है, ये पता है। अब मान लीजिए कि किसी 3 बच्चे हैं, ये तीनों बच्चे, जैसे इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। ठीक है, इसकी इनकम है 2000 रुपये, ये जोड़ी जाएगी। इसकी इनकम है मान लीजिए 3000 रुपये, ये जोड़ी जाएगी। और इसकी इनकम है मान लीजिए 4000 रुपये, ये जोड़ी जाएगी। अब जो कटौती मिलेगी वो बोलते हैं 1500 रुपये पर चाइल्ड। तो 1500 रुपये पर चाइल्ड मिलती है, तो क्या 2 बच्चों की लिमिट है? तो इसमें क्लबिंग के मामले में कोई लिमिट नहीं है। आप जितने बच्चों की आय जोड़ेंगे उसमें प्रति बच्चा 1500 रुपये की कटौती मिलेगी और 2 बच्चों की लिमिट नहीं है। ये मैं बताना आपको चाहता था। देखिए, यहाँ पे लिखा है पहले ऑप्शन में कि 1500 रुपये की कटौती मिलेगी हर बच्चे के संबंध में। 1500 की नहीं होती, 1500 तक की होती है। ठीक है, अगर किसी बच्चे की इनकम आप जोड़ ही 1000 रुपये रहे हो तो कटौती भी 1000 रुपये की होगी। लेकिन अगर आप 2000 रुपये जोड़ रहे हो तो कटौती 1500 की होगी। तो 1500 रुपये तक की कटौती है, ये बात ए वाली सही लिखी है। बी में भी यही बात लिखी हुई है कि हर बच्चे के लिए 1500 की कटौती मिलेगी, लेकिन 2 संतान तक ही मिलेगी। तो 2 संतान का रूल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में होता है, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस में होता है, लेकिन यहाँ पे माइनर की क्लबिंग में ऐसा कुछ नहीं है। जितने बच्चों की आय आपकी इनकम में क्लब होगी, हर बच्चे के लिए आपको 1500 रुपये तक की कटौती मिलेगी। 2000 का तो कोई नियम ही नहीं है। तो ए इसका सही आंसर है। तो हर बार वो 2 बच्चों की लिमिट लेके शुरू मत हो जाना। ठीक है, आप होशियार बच्चे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। वेल, अगला क्वेश्चन है स्कॉलरशिप टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन रिसीव्ड बाय अ माइनर चाइल्ड। स्कॉलरशिप किसी को भी मिले वो एग्जेम्प्ट होती है। ठीक है, धारा 10 जो एग्जामिनेशन के बारे में बताती है उसका जो 16वां पॉइंट है 1016 ये कहता है कि स्कॉलरशिप जो मिलती है वो एग्जेम्प्ट होती है, चाहे उतनी पूरी राशि खर्च हो चाहे ना हो। स्कॉलरशिप इज़ ऑलवेज एग्जेम्प्ट। तो कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। आप सारे ऑप्शंस पढ़िएगा, खुद ही क्वेश्चन लगाइएगा। अभी मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। एजुकेशनल स्कॉलरशिप का नियम है स्कॉलरशिप्स ग्रांट टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन वेदर बाय गवर्नमेंट और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन आर फुल्ली एग्जेम्प्ट। इसके बाद MPs, MLAs और MLCs को मिलने वाले भत्ते, डेली अलाउंसेज, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेज, ये भी एग्जेम्प्ट होते हैं। ये पिछले वीडियो में हमने बात कर ली थी। ठीक है सर। 16th ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज रेंट फॉर डिटरमाइनिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वेल, जब मान लीजिए कि अपन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालते हैं तो जो किराया आपका वसूल नहीं हुआ उसका क्या होता है। तो ये कहता है कि इसे एक्सपेक्टेड रेंट में से घटाया जाएगा। सेकंड में कहता है कि इसे एक्चुअल रिसीवेबल रेंट में से घटाया जाएगा। तीसरा कह रहा है कि जो सेक्शन 24 में जो एनुअल वैल्यू आती है उसमें से घटाया जाएगा। और चौथा कहता है कि इसे एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट दोनों में से घटाया जाएगा। ठीक है सर। आप देखिए, सबसे पहले आप जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालते हैं तो पहले स्टेप पे आप म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में कंपैरिजन करते हैं। सेकंड स्टेप पे आप लिखते हैं एक्चुअल रेंट जो आपको मिल सकता था 12 महीने में, यानी आप 12 महीने का एनुअल रेंट एक तरह से लिखते हैं। इसमें से आपको अनरियलाइज रेंट हटाना है। जो किराया आपको नहीं मिल पाया उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को पूरा करने पे अगर साबित होता है कि हाँ वो रेंट अनरियलाइज रेंट है आपका किराया वास्तव में डूब गया है, तो आप उसे अपने एक्चुअल रिसीवेबल रेंट में से घटा पाएंगे। तो इसका आंसर ये रहेगा, इसका आंसर बी रहेगा। ठीक है सर, ध्यान से देखिएगा। और ये मैंने टेबल बता रखी है। यहाँ पे आपकी शुरुआत में आपका थ्योरेटिकल किराया आता है जो किराया आपको मिलना चाहिए, और इसके बाद आपका एक्चुअल एनुअल रेंट आता है और उसमें से अनरियलाइज रेंट लेस हुआ करता है। वेल, अगला क्वेश्चन कहता है कि म्यूनसिपल टैक्सेस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम GAV शुड बी। म्यूनसिपल टैक्स जो आप चुकाते हैं, क्योंकि आप किसी भी नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद जिस भी क्षेत्र में हैं वहाँ के कुछ टैक्सेस होंगे जिसको लोकल टैक्सेस भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है लोकल अथॉरिटी टैक्सेस होते हैं। अगर आप वो चुकाते हैं तो कटौती मिलेगी। इसके लिए 2 बातें हैं, एक तो पेमेंट होना ज़रूरी है और दूसरी बात है कि पेमेंट ओनर ने किया हो।
यानी जिसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाली जा रही है उसने खुद ने पेमेंट किया हो तो ही कटौती मिलती है, और पेमेंट होना ज़रूरी है। तो किराएदार द्वारा भुगतान करने में नहीं चलेगा, मकान मालिक द्वारा भुगतान किया जाना जरूरी है, इसका आंसर बी रहेगा। आउटस्टैंडिंग रहने पर इसकी कटौती नहीं मिलती, तो बी जरूरी था। अगला क्वेश्चन कहता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A इज, तो 24A, अब आपको एकदम से सेक्शन याद आनी चाहिए। 24A क्या होती है, तो 24A में NAV का 1/3 देखा जाएगा। सेकंड कहता है कि नहीं, जो रिपेयर पे पैसा खर्च होगा उसकी कटौती मिलती है। थर्ड कहता है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू की कटौती मिलती है। और चौथा मिलता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, यानी अगर हमने कोई लोन लिया है तो उसका जो ब्याज चुकाया है उसकी कटौती मिलती है। देखिए कटौती आपको ये भी मिलती है और ये भी मिलती है, लेकिन इसका सेक्शन है 24A, यानी 30% ऑफ एनुअल वैल्यू का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। अगर आपके पास एक मकान प्रॉपर्टी है, आप उससे कमा रहे हैं, और आपकी जब एनुअल वैल्यू आ जाएगी तो 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा ही मिलेगा। भले आपका वास्तविक में खर्चा हुआ हो, ना हुआ हो, ज़्यादा हुआ हो, कम हुआ हो, आपको 30% का फिक्स स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। और अगर आपने लोन लिया है और ब्याज चुकाया है तो आपको उसकी कटौती भी मिलेगी, लेकिन उसके लिए 24B होता है, इसने 24A पूछा है। तो ठीक है ना, इनकम टैक्स में वैसे सेक्शंस तो याद करनी ही चाहिए, जितनी ज़्यादा आप याद कर सकें उतना अच्छा रहता है। ठीक है, आप सीक्वेंस वाइज हेड याद रखेंगे तो फिर आपको थोड़ी सी धाराएं याद रह जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अक्रूड अप टू द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर प्रायर टू द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इज, निर्माण पूरा होने के वर्ष से पहले पिछले वर्ष के अंत तक अर्जित उधार पूंजी पर ब्याज की कटौती संबंधी प्रावधान क्या है। देखिए आपका मान लीजिए मकान है वो बन रहा था 1 जुलाई 19 से लगाकर मान लेते हैं कि 31 जुलाई 2022 तक आपका मकान बन रहा था। तो पहले तो मैंने इस 31 जुलाई 2022 को काटूंगा और इसकी जगह लिखूंगा 31 मार्च 22। इसका रीज़न क्या है, 22-23 में तो आपका मकान रेडी हो गया, तो यहाँ से तो आपको कटौती मिलने लग जाएगी, तो यहाँ की तो टेंशन मत लो। लेकिन इससे पहले की ये जो अवधि रही, हम जुलाई 19 से लेकर मार्च 22 तक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि अवधि काउंट करेंगे, इसको अपन बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट होता है इसकी कटौती आपको 5 टुकड़ों में मिलती है। ठीक है, तो इसको यूँ नहीं, इसको आप शब्दों में समझें। जिस वर्ष आपका मकान पूरा हुआ उस वर्ष से पहले वाले वर्ष तक जो भी आपने ब्याज चुकाया है उसकी कटौती आपको 5 टुकड़ों में मिलेगी। कब से मिलना शुरू हो जाएगी, जिस वर्ष निर्माण पूरा हुआ वहाँ से आपको कटौती मिल जाएगी। यानी मैं और क्लियर करूँ तो वर्ष 22-23 में एक तो आपको मिलेगी करंट ईयर इंटरेस्ट की कटौती, और एक आपने जो प्रीवियसली इंटरेस्ट चुकाया था उसकी आपको मिलेगी 1/5 कटौती। तो पहले ऑप्शन में कहता है कि जिस वर्ष निर्माण पूरा होगा उसमें पूरी कटौती मिलेगी, तो पूरी कटौती नहीं मिलेगी। और ये बी जो लिखा है ये सही है कि अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट फ्रॉम द ईयर ऑफ कंप्लीशन, जब से मकान बना है तब से 5 टुकड़ों में कटौती मिलेगी, क्योंकि इसी पॉइंट के बारे में पूछा था। थर्ड में लिखा है कि जिस वर्ष का ब्याज है, जैसे 19-20 का है तो 19-20 में कटौती मिलेगी, 20-21 का है तो 20-21 में। ऐसा नहीं होता। हाउस प्रॉपर्टी में खास बात है, जब आपका मकान बन जाता है उसके बाद आपकी कटौती का दौर शुरू होता है। ये कहना कि पुराने इंटरेस्ट की कटौती नहीं मिलेगी, ये भी गलत है। तो बिल्कुल सही, इसका बी आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मिस्टर एक्स की आय असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए कुल 7 लाख है। उन्होंने 13 जनवरी 2025 को असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए अपनी आय विवरणी फाइल की। वह शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, क्वेश्चन ने हमें ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम के बारे में नहीं कहा है, तो मैं इसे ओल्ड रिजीम का क्वेश्चन ही मान रहा हूँ। ठीक है, मेन बात समझिएगा। देखिए असेसमेंट ईयर 24-25 है, तो इसका मतलब होगा कि प्रीवियस ईयर है 23-24। ठीक है, प्रीवियस ईयर 23-24 है, तो ये खत्म हो गया कब, 31 मार्च 2024 को। आपको आपकी रिटर्न फाइल करनी चाहिए थी कब, 31 जुलाई 24 तक। तो आपको आपकी ITR 31 जुलाई तक फाइल करनी चाहिए थी। अब बात यह है कि अगर आप रिटर्न लेट फाइल करते हो तो फिर ये देखा जाता है कि आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है या 5 लाख से कम है। अगर 5 लाख से कम है तब तो होता है 1000 रुपये का फ़ाइन, और 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपके ऊपर 5000 रुपये या 10,000 रुपये तक का फ़ाइन लग सकता है। उसमें ये होता है कि अगर आप अपना रिटर्न दिसंबर तक फाइल कर देते हैं, यानी जुलाई के बाद आप अपना रिटर्न दिसंबर तक फाइल कर देते हैं तो 5,000 की पेनल्टी लगती है। लेकिन अगर आप अपना रिटर्न दिसंबर के बाद भरते हैं
तो फिर आपको 10,000 रुपये की पेनल्टी पड़ती है। तो बस बात यही है कि 31 जुलाई के बाद अगर आप अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो धारा 234F के तहत आपके ऊपर 10,000 रुपये का ब्याज लगाया जाएगा, 10,000 का आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा। तो इसका आंसर सी रहने वाला है। एक बार आप इस नियम को देख लीजिए कि अगर आप ITR देर से फाइल करते हैं, अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से कम है तब तो 1,000 रुपये की पेनल्टी है। अगर आप 5 लाख से ज़्यादा इनकम वाले हैं और रिटर्न देरी से भरते हैं तो 5,000 तक की फ़ीस है, लेकिन अगर आप दिसंबर के बाद भरते हैं तो 10,000 रुपये तक की फ़ीस है। ठीक है, चलिए एक छोटा सा मिस्टेक है, सो ये मैंने थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि अब वो जो 10,000 वाली पेनल्टी है उसे रिड्यूस कर दिया गया है। अब पेनल्टी हर मामले में 5,000 रुपये ही है। ठीक है, तो हर मामले में इन द सेंस अगर 5 लाख से कम क्या ITR लेट भरना चाहते हो तो 1,000 रुपये की पेनल्टी है, और अगर 5 लाख रुपए से ज़्यादा वाला ITR लेट भरना चाहते हो तो पहली बात तो दिसंबर तक ही भर पाओगे, है ना, उससे ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। यानी फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 9 महीने का समय, या अगस्त से लेकर दिसंबर तक आप अपना लेट रिटर्न भर सकते हो। और 5 लाख से ज़्यादा वाली इनकम का रिटर्न भरना चाहते हो लेट, तो 5,000 रुपये पेनल्टी लगेगी। तो इससे अगले वाले क्वेश्चन में भी मैं कुछ भी समझाऊँ, यही याद रखिएगा, 1,000 रुपये और 5,000 रुपये की है। ठीक है, चलिए। श्री वाई की आय असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए 4.5 लाख रुपए है। वह 2 दिसंबर को असेसमेंट ईयर के लिए अपनी ITR फाइल करता है, तो वह शुल्क का कितना भुगतान करेगा? तो जैसे मैंने अभी बताया, सेम वही वाली बात है। देखिए, मैं वापस बताता हूँ। असेसमेंट ईयर 24-25 यानी प्रीवियस ईयर 23-24, प्रीवियस ईयर 23-24 का एंड होता है 31 मार्च 2024 को। आपको ITR फाइल करनी चाहिए 31 जुलाई 2024 तक। आपने ITR फाइल की दिसंबर में, तो आप लेट हो गए तो पहले आप ये देखो कि आपकी ITR छोटी है या बड़ी है। अगर आपकी ITR छोटी है, 5 लाख रुपए तक की है, तो फिर आपके ऊपर 1,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी। तो धारा 234 के तहत चूंकि इसकी इनकम 4.5 लाख रुपए है, तो इसके ऊपर 1,000 रुपये तक की ही पेनल्टी लगेगी। ठीक है, एक बार फिर इस नियम को देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, श्री पंकज के पास 2 कमर्शियल व्हीकल है। एक तो भारी मालवाहक है जो 16 टन का वजन उठा सकता है, और यह 9 महीने 12 दिन के लिए इसके पास स्वामित्व में था। एक और हल्का व्हीकल भी है, लाइट व्हीकल है, और वो 11 महीने 10 दिन के लिए उसके स्वामित्व में है। तो धारा 44(1) AE के अंतर्गत पंकज की व्यवसाय से इनकम कितनी है? देखिए, आपके पास एक तो है भारी व्हीकल का मतलब है जिसकी कैपेसिटी 12 टन से ज़्यादा है। तो इसमें जैसे 16 टन की कैपेसिटी है ना, तो 16 टन की कैपेसिटी यानी 1,000 रुपये पर टन, यानी 16,000 रुपये। इसकी इनकम 16,000 रुपये महीने मानी जाएगी। 16 टन वाले ट्रक से 16,000 इनकम होती है हर महीने, ऐसा मान लिया जाएगा। और अगर आपके पास ये 9 महीने 12 दिन रहा तो ये माना जाएगा कि आपके पास 10 महीने रहा। पार्ट ऑफ द मंथ को भी पूरा मंथ काउंट किया जाता है। तो आपकी इनकम इस बड़े वाले, जिसे अपन हैवी व्हीकल बोलते हैं, इस हैवी व्हीकल से मानी जाएगी 1,60,000 रुपये। और जो आपके पास लाइट व्हीकल है उसकी इनकम मानी जाती है 7,500 रुपये महीना। और ये आपके पास रहा 11 महीने 10 दिन, तो इसे माना जाएगा 12 महीने, तो इसकी इनकम हो जाएगी 90,000 रुपये। तो आपकी कुल इनकम मानी जाएगी 2.5 लाख रुपये। तो अब वास्तव में हो सकता है कि इन 2 ट्रकों ने 2.5 लाख से ज़्यादा कमाया हो या कम कमाया हो, लेकिन अगर आप प्री अजम्पटिव इनकम का ऑप्शन लेते हैं, जिनके पास भी 10 गाड़ियों तक होती हैं, वो इस ऑप्शन को ले सकते हैं। और हमसे 44 AE के बारे में ही पूछा गया है, जो कि परिकल्पित आय के बारे में है। तो इसकी इनकम 2.5 लाख रुपये महीना मानी जाए, 2.5 लाख रुपये मानी जाएगी पूरे साल की। इसका आंसर ए रहने वाला है। एक बार आप इस नियम को पढ़ लीजिए। अगर हैवी गुड व्हीकल है तो 1,000 रुपये पर टन के हिसाब से इनकम काउंट की जाती है। हैवी व्हीकल के अलावा कोई भी व्हीकल है, लाइट व्हीकल है, मीडियम साइज व्हीकल है, तो उसकी इनकम 7,500 महीना मानी जाती है। और पार्ट ऑफ द मंथ को भी पूरा महीना काउंट किया जाता है। AMT स्टैंड्स फॉर, AMT का प्रयोग किया जाता है एप्लीकेबल मिनिमम टैक्स, एडजस्टेबल मिनिमम टैक्स, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स या अलाउड मिनिमम टैक्स। तो ये है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ठीक है, AMT के प्रावधान होते हैं जो कि इंडिविजुअल्स, HUFs वगैरह पे लागू होते हैं। तब लागू होते हैं जब इनकी एडजस्टेड TI 20 लाख को एक्सीड करती है। ठीक है, तो फिर उनके ऊपर ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स के प्रावधान लागू होते हैं। तो ये आपको याद करना है। तो अगर 20 लाख रुपए से कम इनकम है तो फिर आपके ऊपर ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। 20 लाख की लिमिट कैसे निकाली जाती है? आपकी जो नॉर्मल इनकम है पहले वो निकाली जाएगी, उसमें थोड़ी देर के लिए आपने जो डिडक्शंस लिए हैं उनको जोड़ा जाएगा।
अगर आपने 10AA के तहत सेल्स एग्जामिशन लिया है तो उसे जोड़ा जाएगा, और 35D का अगर आपने स्पेसिफाइड बिजनेस का एग्जामिशन लिया है तो उसे जोड़ा जाएगा। इन सबको जोड़ के देखा जाएगा कि आप 20 लाख को क्रॉस करते हैं या नहीं। अगर करते हैं तो आपके ऊपर AMT के प्रावधान लागू होंगे। अगला क्वेश्चन कहता है धारा 271H के अनुसार न्यूनतम जुर्माना डैश डैश लगाया जा सकता है जो मैक्सिमम इतने तक जा सकता है। तो 271H का जुर्माना क्यों लगेगा? अगर आप TDS या TCS का रिटर्न फाइल नहीं करेंगे या रिटर्न फाइल करते समय गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपके ऊपर 10,000 से लगा के 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। तो इसका डी आंसर रहेगा, आपको याद करना है, 10,000 से लगा के 1 लाख तक का जुर्माना क्या कहता है? लेट फर्निशिंग। अगर आप TDS या TCS का स्टेटमेंट प्रस्तुत करने में देर करते हो या आप गलत इन्फॉर्मेशन फर्निश करते हो तो 10,000 से लगाकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। और ये जुर्माना 234E के तहत जो फीस लगती है वो उसके अलावा होगा। 234E भी इसी बारे में है। आप देरी करोगे तो आपके ऊपर पर डे 200 रुपये का फीस या फाइन लगेगा, लेकिन 271H उसके अलावा आपके ऊपर जुर्माना भी इम्पोज करता है जो 10,000 से लगा के 1 लाख तक का था। यदि निर्धारिती यानी असेसी खुद या उसका कोई रिश्तेदार है जो आश्रित है और वरिष्ठ नागरिक है, उसके ऊपर धारा 80DDB के तहत कटौती का अनुमति दी जाएगी। तो अगर आप मेडिकल एक्सपेंडिचर पे पैसा खर्च करते हो, यानी आपको खुद को नहीं, असेसी को खुद को या उसके किसी डिपेंडेंट को कोई निर्दिष्ट बीमारी है, रूल 11 में बताई गई कोई बीमारी है, उस पर पैसा खर्च होता है तो 40,000 रुपये तक की कटौती होती है। खर्चा देखा जाता है या 40,000 देखा जाता है। लेकिन अगर जिसके ऊपर इलाज पे खर्च हुआ वो एक सीनियर सिटीजन है तो फिर 1 लाख रुपए तक की कटौती मिलती है आपको। तो 1 लाख रुपया या एक्चुअल एक्सपेंडिचर दोनों में से जो कम हो। 80DD में डायरेक्ट डिडक्शन होती है, उसमें एक्चुअल अमाउंट को नहीं देखा जाता है, लेकिन इसमें आपको एक्चुअल अमाउंट भी देखना है और जो 1 लाख है वो भी देखना है, और दोनों में से जो छोटी राशि होती है आपको उस छोटी राशि का डिडक्शन मिलेगा 80DDB में। इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आपको 11DD में बताई गई कोई बीमारी उस व्यक्ति को या उसके आश्रित को होनी चाहिए, जैसे कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ होना चाहिए या कैंसर, एड्स, क्रॉनिक रेंटल फेलियर, रेनाल फेलियर, हीमोफीलिया या थैलेसीमिया या और भी कुछ भारी भारी नोटिफाइड बीमारीज़ हैं। अगर उनमें से कोई बीमारी है तो ही 80DDB का बेनिफिट मिलता है। सो होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ बात बोलनी हो तो नीचे कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके।